एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर योर सर्विसेज। आज हमारा ये पहला वीडियो है बेसिक सी प्लस प्लस प्रोग्राम के बारे में। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि कैसे हम एक बेसिक सी प्लस प्लस प्रोग्राम बनाते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती है, लाइक बेसिक कमेंट्स, कैसे हम कमेंट्स कर सकते हैं, सी आउट, सी इन, इन सब के बारे में देखेंगे और स्पेशली हेडर फाइल्स के बारे में जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट मैंने दे रखा है कि बेसिक सी प्रोग्राम का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो पहले ये शुरू होता है हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम से यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी इंट मेन स्कोप स्टार्ट होता है। फिर हमारा सी आउट माई फर्स्ट सी प्लस प्लस प्रोग्राम रिटर्न 0 सेमीकोलन स्कोप बंद हो जाता है। तो मैंने ये सबसे छोटा सा बेसिक प्रोग्राम लिया है जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि कैसे हम इंक्लूड करते हैं अपने हेडर फाइल्स। फिर उसके बाद हम लिखते हैं यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। मैं इसका आपको आगे मतलब भी समझाऊंगी कि इसको क्यों इंक्लूड करना जरूरी है। फिर हम यूज करते हैं इंट मेन क्लास को इंक्लूड करने के लिए कंपाइलेशन की इसके अंदर बताएंगे हम क्या क्या कंपाइल कर रहे हैं, क्या क्या एग्जीक्यूट कराना होगा, वो इसके अंदर आएगा। फिर इसमें हम लिखेंगे कि सी आउट कराना है, मतलब मैंने यहाँ पे दे रखा है कि मैंने बेसिक लाइन एग्जीक्यूट करा रखी है जो स्क्रीन पे डिस्प्ले करेगा माई फर्स्ट CPP प्रोग्राम। तो और यहाँ पे फिर मैंने रिटर्न 0 करा रखा है, जो हम अगर इंट मेन यूज करते हैं तो रिटर्न 0 कराना पड़ता है। इसके एक्सप्लेनेशन से स्टार्ट करती हूँ। पहले बेसिक हम देखते हैं कि कमेंट्स, अगर हमें प्रोग्राम में हमारे लिए आइडेंटिफाइबल एक उसको प्रोग्राम बनाना है जिसमें हम बाद में अगर हम कुछ कॉम्प्लेक्स या बड़ा प्रोग्राम बनाते हैं तो हम यूजुअली एक कमेंट्स मेंशन करते हैं, जिससे कि हमें पता चल जाएगा कि ये प्रोग्राम हमारा किस बारे में है, या ये जो लाइन है वो किस चीज के बारे में है, या किस ब्लॉक के बारे में। हम कुछ एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं कमेंट्स यूज करके। कमेंट्स आर द portions of the code ignored by the compiler which allow the user to make simple notes in relevant areas of source code. Source code में हम relevant notes बना सकते हैं comments की help से। Comments come in either in block form or as single lines, मतलब हम multiple lines भी comment में लिख सकते हैं as a comment और single lines भी comment में use कर सकते हैं। Single line comments informally C++ style start with double slash and continue until the end of the line. If the last character in a comment line is backslash, the comment will continue in the next line. तो हम डबल स्लैश लगा के कमेंट की शुरुआत कर सकते हैं, कमेंट मेंशन कर सकते हैं। और मल्टी लाइन कमेंट्स के लिए हमें स्लैश और एस्टेरिस्क का यूज करना पड़ता है मल्टी लाइन के लिए। अगला पढ़ेंगे हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। ये वो हेडर फाइल्स यूज करने को कहते हैं, हम कोई भी हम फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, सी आउट सीन भी करा रहे हैं, कोई डिस्प्ले करा रहे हैं इंफॉर्मेशन, या कुछ भी आगे अगर हम साइज सेट कर रहे हैं कुछ भी है, तो ये जो सारे फंक्शंस है इसके लिए हमें कुछ हेडर फाइल्स इन्वॉल्व करनी पड़ती है अपने प्रोग्राम में, और वो शुरू में ही हमें मेंशन करनी पड़ती है बाय यूजिंग हैश इंक्लूड, और वही कहते हैं हमें प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। मतलब एक प्रोग्राम को रन कराने से पहले ये मेंशन करना ही पड़ता है, वरना हमारा प्रोग्राम रन नहीं होगा, उससे पता नहीं होगा कि हमें क्या इंक्लूड करना है। और ये जो हमने एक प्रोग्राम में कुछ लाइंस मेंशन करी है सी आउट सीन, उसका मतलब समझ नहीं आएगा। तो हैश इंक्लूड इज अ वे ऑफ इंक्लूडिंग अ स्टैंडर्ड और यूजर डिफाइंड फाइल इन द प्रोग्राम एंड इज मोस्टली रिटन एट द बिगिनिंग ऑफ एनी सी और CPP प्रोग्राम। हैश इंक्लूड से ही हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होता है, और इसका मतलब ही यही होता है कि हमें हेडर फाइल्स इंक्लूड कराने ही हैं, और उन हेडर फाइल्स में कुछ फंक्शंस होते हैं जो बेसिक चीजें आगे हमें एग्जीक्यूट कराने में हेल्प करती है। दिस डायरेक्टिव इज रेड बाय द प्री प्रोसेसर। हमारा जो प्री प्रोसेसर है वो इन फाइल्स को रीड करता है, उन फाइल्स में जो उसके अंदर फंक्शंस है उसको रीड करता है और हेल्प करता है। अगर प्रोग्राम में उस फंक्शन का हमने कहीं यूज किया है तो वो उस चीज को डायरेक्ट करता है। एंड ऑर्डर्स इट टू इंसर्ट द कंटेंट ऑफ अ यूजर डिफाइंड और सिस्टम हेडर फाइल इनटू द फॉलोइंग प्रोग्राम। सिस्टम हेडर फाइल को इंक्लूड करने में हेल्प करता है। द प्रोसेस ऑफ इंपोर्टिंग फाइल्स दैट माइट बी सिस्टम डिफाइंड और यूजर डिफाइंड इज नोन एज फाइल इंक्लूजन। इसी प्रोसेस को
इस जो इंक्लूजन का जो ये पूरा प्रोसेस था कि इंपोर्ट कराया हमने फाइल और उसके अंदर के फंक्शंस को हमने एक्सेस किया टू इम्प्लीमेंट आवर प्रोग्राम इज नोन एज फाइल इंक्लूजन. दिस टाइप ऑफ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स टेल्स द कंपाइलर टू इंक्लूड अ फाइल इन द सोर्स कोड प्रोग्राम. यही प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स कहते हैं जो हमारा प्रोग्राम डायरेक्ट करता है कि हमें कौन सी फाइल्स इंक्लूड करनी है और उनके कुछ बेसिक फंक्शंस के बारे में बताती है कि हमें आगे जो हम फाइल फंक्शंस यूज करने वाले हैं वो कौन से फाइल से हमारी इंपोर्ट कराई गई है. अगला हेडर फाइल्स. अब हम पढ़ेंगे हेडर फाइल्स के बारे में. तो हमारी बहुत सारी हेडर फाइल्स है, तो मैं बेसिक कुछ हेडर फाइल्स का मैंने डिस्कस करा है स्लाइड में. C++ offers its users a variety of functions, one of which is included is header files. Variety of functions होते हैं C++ में और वो header files उन्हीं चीज को include कराती है. Below are some inbuilt header files in CPP. पहला है #include stdio.h. stdio.h एक हेडर फाइल है which is used to perform input output operations using functions scanf and printf. जो हमारा C लैंग्वेज है उसके अंदर ये scanf और printf यूज होता है. वैसे तो हम इसमें CPP डिस्कस करेंगे, लेकिन ये थोड़ा जानकारी रखना जरूरी है कि हम C लैंग्वेज में scanf और printf को यूज करते हैं cout सीन कराने के लिए, तो तब उसमें stdio.h यूज होता है. #include iostream. It is used as a stream of input and output using scene and cout. हमारे CPP में हम iostream mainly यूज करते हैं. That is used to access cout scene functions. Cout is used to display something on the screen. हमने जो कुछ भी डिस्प्ले कराना हो तो वो cout से करेंगे और scene is used to get the value from the user. #include string.h. ये string functions include करता है. As the name suggests, it is used to perform various functionalities related to string manipulation like string len, मतलब strlen, मतलब इसका होता है कि लेंथ बताता है कि हमारी स्ट्रिंग की कौन सी क्या लेंथ है. strcmp ये कंपेयर करते हैं हमारे स्ट्रिंग्स को. strcpy ये दो मतलब एक स्ट्रीम को दूसरे स्ट्रिंग में कॉपी करता है. साइज बताता है कि हमारे स्ट्रिंग का साइज क्या है. #include math.h. math.h इसका नेम से पता चल रहा है कि कुछ मैथमेटिकल फंक्शंस इंक्लूड होंगे. तो इट इज यूज्ड टू परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशंस लाइक sqrt which is used for square root, मतलब किसी नंबर का स्क्वायर रूट निकालने के लिए. log2 लॉगरिथमिक फंक्शंस के लिए. PWO पाव इसका होता है कि हम किसी चीज का पावर, मतलब अगर 2⁻³ निकालना है तो हम ऐसे पाव यूज वाले फंक्शन यूज करेंगे. वो हम आगे भी मैं आपको ऑपरेशंस वाले जो प्रोग्राम्स हैं उसमें डिस्कस करूंगी हम इसको कैसे यूज करते हैं एक्सेट्रा. #include iomanip.h. It is used to access set and set precision functions to limit the decimal places in variables. ये set और set precision कुछ functions होते हैं जो iomanip के अंदर आते हैं. वो डेसिमल प्लेसेस को लिमिट करने के लिए यूज होता है कि जैसे कि हमें एक डेसिमल नंबर डिस्प्ले कराना है लेकिन एक पर्टिकुलर लिमिट तक, कि ओनली आफ्टर 2 डेसिमल प्लेसेस तक लिमिट कराना है और डिस्प्ले कराना है. तो उसके लिए हम सेट और सेट प्रिसिजन नामक चीजें फंक्शंस यूज करते हैं. Include conio.h. It is used to access function like clear screen and getch. तो हम इसके बारे में आगे भी पढ़ेंगे कि ये clear screen और getch का असली फंक्शन क्या है हमारे बेसिक प्रोग्राम में. Why should we use namespace in the program? अब मैंने आपको शुरू में बताया था कि हमने उस बेसिक प्रोग्राम में using namespace std यूज किया था, लेकिन ये यूज किस लिए किया था वो हम इस स्लाइड में जानेंगे. A namespace is a form of a scope in C++ that holds its own definitions for variables, functions, etc. For example, both cout and scene along with some useful tokens like endl are defined inside of std for use. ये एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी कह सकते हैं इसको, एक तरह का ये एक फॉर्म ऑफ स्कोप भी है इन CPP. नेम स्पेस जो है वो एक स्कोप है जिसमें
उसकी अपनी डेफिनेशंस होती है हर एक वेरिएबल की, हर एक फंक्शंस की, कि उसके अंदर जो वर्ड्स आते हैं इसका मतलब उसके लिए कुछ पहले से प्री डिफाइंड होते हैं। इसलिए फॉर एग्जांपल सी आउट एंड सीन हम यूज कर सकते हैं फ्रीली नेम स्पेस के अंडर, क्योंकि वो अपने आप में एक स्कोप है सीपीपी का, जिसमें उसको पहले से पता है कि सी आउट का मतलब है हमें कुछ डिस्प्ले कराना है, सीन का मतलब है हमें कुछ वैल्यू लेनी है, कुछ रीड कराना है, अलॉन्ग विद सम यूजफुल टोकन्स। और भी कुछ यूजफुल टोकन्स है लाइक एंडल, जो मतलब लाइक नेक्स्ट लाइन पे स्किप कर देता है, एंड आर डिफाइंड इनसाइड ऑफ एसटीडी फॉर यूज। इसको यूज करने के लिए हम इसलिए नेम स्पेस यूज करते हैं। अगला है इनपुट एंड आउटपुट इन सीपीपी फंक्शंस। अब इनपुट आउटपुट हम कैसे कराएंगे एक बेसिक सीपीपी प्रोग्राम में। इन सीपीपी सी आउट सेंड्स फॉर्मेटेड आउटपुट टू स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइसेस सच एज द स्क्रीन। हमें स्क्रीन पे डिस्प्ले कराना होता है प्रोग्राम में, बेसिक अगर हमें कुछ डिस्प्ले कराना होता है, वी यूज द सी आउट ऑब्जेक्ट अलॉन्ग विद द, ये वाला ऑपरेटर हम यूज करते हैं फॉर डिस्प्लेइंग आउटपुट। ये जो है लेसर देन ऑपरेटर, लेसर मतलब दो हम इसको यूज करते हैं फॉर जस्ट टू एक्सप्लेन कि हम ये चीज डिस्प्ले करा रहे हैं स्क्रीन पे। इन C++, scene takes formatted input from standard input devices such as keyboard। अब हम कीबोर्ड या मतलब जैसे कि हम एक यूजर हुए, तो हम अगर कुछ लाइक प्रोग्राम में हमें चाहिए कि हमें कुछ वैल्यूज चाहिए इनपुट एज अ इनपुट फ्रॉम द यूजर, हम अपने कुछ इनपुट देना चाहते हैं, तो वो कैसे देंगे? सीन का यूज करके। सीन जो है फॉर्मेटेड इनपुट है फ्रॉम स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइसेस लाइक कीबोर्ड से वो ऐसे वैल्यूज लेगा यूजर से एक तरह से। वी यूज सीन ऑब्जेक्ट अलोंग विद दिस ऑपरेटर फॉर टेकिंग इनपुट। इस साइन का यूज होता है टेक इन इनपुट के लिए, कि हमारा वो इनपुट लेगा, और इस ऑपरेटर का मतलब होता है डिस्प्ले कराना आउटपुट को। अब हम इसमें डिस्कस करेंगे क्लियर स्क्रीन एंड गेट ch का क्या फंक्शन होता है एक बेसिक प्रोग्राम में। इट इज अ प्री डिफाइंड फंक्शन इज इन conio.h that is console input output header file which is used to clear the console screen. clr is used for क्लियरिंग द स्क्रीन। मतलब जैसे कि अगर हमने एक आउटपुट वो करवाया, डिस्प्ले कराया, उसके बाद हमने उसको प्रोग्राम को फिर से रन कराया और फिर से उसने आउटपुट डिस्प्ले किया। अब अगर हम देखते हैं कि हमारा जो स्क्रीन है वो काफी क्लस्टर हो जाता है बहुत सारे आउटपुट्स का, तो अगर हमें एक स्क्रीन को एक बेसिक लाइक ऑर्गेनाइज्ड वे में आउटपुट डिस्प्ले कराना है, तो हम पिछले जाते हैं कि आप पिछला जो हमारा हमने आउटपुट मतलब ट्रायल रन, अगर ड्राई रन भी कराया है तो उसके आउटपुट्स मिट जाए, उसके लिए हम क्लियर स्क्रीन का यूज करते हैं। इट इज प्री डिफाइंड फंक्शन इन conio.h console input output header file and will tell to the console wait for some time until a key is hit after given running of the program। मतलब एक तरह से ये थोड़ा वेट कराता है, गेट ch होल्ड कर रखता है स्क्रीन को, ठीक है। फिर हमारा होता है वेरिएबल्स। अब हम देखेंगे वेरिएबल्स क्या है। वेरिएबल्स आर कंटेनर्स फॉर स्टोरिंग डेटा वैल्यूज। डेटा वैल्यूज को स्टोर करने के लिए कंटेनर टाइप मतलब एक स्टोरिंग प्लेस जहां पे हम वैल्यू स्टोर कराएंगे। इन CPP देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स डिफाइंड विद डिफरेंट कीवर्ड्स। हमारे CPP में अलग अलग तरीके के वेरिएबल्स हैं जो डिफरेंट कीवर्ड से डिफाइन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंट जो स्टोर करता है इंटीजर वैल्यूज, तो ये उसकी रेंज मैंने दे रखी है 1 2 3 और -1 2 3, मतलब नेगेटिव में भी हमारा इंटीजर स्टोर कर सकता है। डबल स्टोर्स फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स विद डेसिमल्स। डेसिमल्स के साथ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को हम स्टोर कराते हैं डबल के अंदर, ये उसका रेंज है। कैर स्टोर्स सिंगल कैरेक्टर्स सच एज ए और बी। ये सिंगल कैरेक्टर्स को स्टोर कर सकता है सराउंडेड बाय सिंगल कोट। एक सिंगल कोट के साथ हम मेंशन कराकर स्टोर कराते हैं इसको। स्ट्रिंग स्टोर्स टेक्स्ट सच एज हेलो वर्ल्ड। मतलब ये बहुत सारे लाइक कैरेक्टर्स, एरे ऑफ कैरेक्टर्स, हमने पहले भी इसको डिस्कस करा था कि स्ट्रिंग लिटरल्स क्या होते हैं। स्ट्रिंग वो चीजें होती है एरे ऑफ कैरेक्टर्स एंडेड बाय अ नल कैरेक्टर। स्ट्रिंग वैल्यूज आर सराउंडेड बाय डबल कोट्स। इसको डबल कोट्स यूज कराकर स्टोर कर सकते हैं। आइडेंटिफाई करता है कि डबल कोट्स है तो मतलब वो स्ट्रिंग है, बहुत सारे स्ट्रिंग्स मतलब स्ट्रिंग मतलब
एक एरे होता है कैरेक्टर्स का, और अगर हम सिंगल कोट के साथ एक कैरेक्टर दे रहे हैं, मतलब सिंगल लेटर दे रहे हैं, तो वो हुआ हमारा कैर। बुलियन, बुल लिखते हैं, उसका कीवर्ड बुल है। स्टोर्स वैल्यूज विद टू स्टेट्स, ट्रू और फॉल्स। ये सिर्फ दो स्टेट ही डिस्प्ले करेगा। अगर हम कुछ मतलब कंडीशन देके बुलियन का ये डेटा टाइप यूज करते हैं, वेरिएबल यूज करते हैं, तो ये ट्रू और फॉल्स ही रिटर्न करता है। ये डेटा टाइप सिर्फ ट्रू और फॉल्स डिस्प्ले करेगा। अगर हमारे गिवन कंडीशन ट्रू हुआ तो वो ट्रू डिस्प्ले करेगा, अगर हमारा गिवन कंडीशन फॉल्स है तो वो फॉल्स डिस्प्ले करेगा। तो अब हम देखते हैं इसका एक बेसिक प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करके। मैंने VS कोड ओपन करा है। हम एक नई फाइल ले लेते हैं, न्यू फाइल पे। इसको हम पहले सेव करते हैं। मैं इसको सेव करूंगी first.cpp। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारी एक फाइल, नई फाइल ओपन हो गई है। तो हमने जैसे कि उस स्लाइड में प्रोग्राम देखा था, पहले हम इंक्लूड कराते हैं हेडर फाइल iostream, गलत स्पेलिंग हो रही है, iostream। फिर हम यूज करते हैं यूजिंग नेमस्पेस std। फिर हमारा आता है मेन बॉडी, इंट मेन। इसका आप लोग अच्छे से ध्यान रखना कि आप ये कैपिटल में ना लिखे। ये क्योंकि हमारा CPP एक बहुत ही लाइक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो ये आइडेंटिफाई नहीं करेगा। इसके बाद हम अपना स्कोप स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम सी आउट कराते हैं एक बेसिक लाइन। सी आउट हमारा यूज होता है कुछ भी लाइक स्क्रीन पे डिस्प्ले कराने के लिए। तो इसमें हम लिखते हैं माय, कैपिटल में लिखती हूँ, माय फर्स्ट CPP, एक मिनट, CPP प्रोग्राम, या इसके बाद याद से सेमीकोलन। फिर हमने जैसे कि इंट लगाया है तो रिटर्न 0 भी कराना पड़ेगा। सॉरी, ये कैप्स लॉक कौन था, रिटर्न 0। या तो हमारा ये मैंने एक छोटा सा बेसिक प्रोग्राम बना के दिखाया कि ये कैसे एक ये स्ट्रक्चर होता है CPP का। अब हम इसको यहाँ पे जाके रन करेंगे। इसको पॉज कर देती हूँ। या या आप देख सकते हैं कि हमारा ये रन हो गया और ये डिस्प्ले कर रहा है माय फर्स्ट CPP प्रोग्राम। अब लाइक इसमें मैं अगर कुछ एडिट भी करूंगी, लाइक अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ हेलो, ठीक है, पहले हम इसको सेव कराएंगे जो हमने एडिट करा है। अगर मैंने उसको फिर से रन कराया तो हमारा ये हेलो डिस्प्ले हो गया। सो दिस वाज फॉर द वीडियो, थैंक यू। हम नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड हम लाइक प्रोग्राम जैसे बनाना स्टार्ट करते हैं तो हमें उसके एरर्स भी काफ़ी कन्फ्रंट करने पड़ते हैं, तो हम आगे उसमें एरर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। टिल देन, बाय।